नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर। यह क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। यानी जो भी छात्र छात्राएँ DDU यूनिवर्सिटी से हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। ये जूलॉजी का आपके आंसर की है। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होना है, उनके लिए ये क्लास खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है NEP के अकॉर्डिंग, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई उसके तहत ये पेपर कराया जा रहा है। DDU यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 1.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका रहता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, समय आपको जो मिला है इस प्रश्न पत्र में, 1 घंटे का समय इस प्रश्न पत्र को हल करने का मिला है और 60 नंबर आपके पूर्णांक होंगे, जिसमें से 1.5 यानी 1.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि DNA कॉइल्स अराउंड हिस्टोन टू फॉर्म, हिस्टोन के चहुओर DNA कॉयल बनाते हैं क्रोमेटिन, डबल हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम या 30 nm फाइबर। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही क्लियर नहीं है ये। ओके, आपका कि विच हिस्टोन बाइंड टू लिंकर DNA, लिंकर DNA से कौन सा हिस्टोन बनती है। ठीक है, आपका दिया गया है H1, H2A, H2B और H3B। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर A, H1। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिंकेड जीन आर सेपरेटेड बाय, यानी कि संलग्न जीन पृथक होते हैं निम्न में से, मिटोसिस, सेपरेशन ऑफ सिस्टर्स ऑफ क्रोमेटिड या सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस क्रोमोसोम्स या फिर क्रॉसिंग ओवर। चलिए, तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर था दोस्तों वो था क्रॉसिंग ओवर, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर D था। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सभी लोग जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ साझा करने का प्रयास करिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि यदासुदा कोशिका मृत्यु कहलाती है। ठीक है, प्रोगैमेटेड सेल डेथ इज आल्सो कॉल्ड, आपका ऑप्शन दिया गया था A नंबर नेक्रोसिका या फिर ऑटोफैगी या ऑप्टोसिस या उपरोक्त सभी। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था एप्टोसिस। यहाँ पर आपने C ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था उनका सही जवाब था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। 5वां प्रश्न पूछा गया था कि सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाई, कोशिका चक्र नियंत्रित होती है न्यूक्लियर क्लॉक के द्वारा या फिर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के द्वारा या फिर स्लाइकेंस के द्वारा या फिर बोथ B एंड C। तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दोस्तों, बोथ B एंड C, यानी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर और साइकेंस। ओके, यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो D नंबर 5वें का, जिन्होंने D आंसर टिक किया है उनका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, पूछा गया था कि समजात क्रोमोसोम अलग होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, समजात क्रोमोसोम अलग होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिसकंजेक्शन। क्या कहलाती है, डिसकंजेक्शन, यानी आपका यहाँ पर आंसर B था। 6 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर B था। 7वां प्रश्न दिया गया है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। तो कोशिका चक्र की जो सबसे लंबी अवस्था होती है वो जीवन फेज होती है। क्या होती है दोस्तों, जीवन फेज होती है। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर A। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था कि क्रोमोसोम्स का अंत क्या कहलाता है, इंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। तो इंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड
टीलोमर्स क्या कहलाता है, टीलियोमियर्स कहलाता है। टीलियोमियर्स मर है दोस्तों यहाँ पर टीलियोमियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 8वें प्रश्न का। जिन्होंने टीलोमियर टिक किया है उनका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि न्यूक्लियर छिद्र के द्वारा चयनित परिवहन के लिए जरूरी होता है, यहाँ पर दिया गया सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे केवल समस्थानिक सिग्नल के लिए, या फिर इंपोर्ट के लिए, या फिर इम्पोर्टिन के लिए, या इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन, और या फिर दिया गया था उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें न्यूक्लियर छिद्र के द्वारा चयनित परिवहन के लिए जो जरूरी होता है वो केंद्रीय स्थानिक सिग्नल होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके चलिए 10वां प्रश्न दिया गया SER प्रोड्यूस, SER पैदा करता है। तो SER जो पैदा करता है दोस्तों वो क्या पैदा करता है, लिपिड पैदा करता है। ओके यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गोल्जी बॉडी की स्तरीय नुमा संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया था ट्यूबिल, या फिर आपका बी था सिस्टनी, सी नंबर था क्रस्टी, और डी दिया गया था वेसिकल। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी क्रस्टी। जिन्होंने क्रस्टी टिक किया उनका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न था 10वां नंबर, ठीक है, जो पूछा गया था, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपका करेक्ट आंसर क्या था, आपका क्वेश्चन नंबर का सी था क्रस्टी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ द फॉलोइंग राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम की संख्या होती है दोस्तों वो 70s एंड 80s होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिख रहा है 805, जिन्होंने 5 दिया गया, सब में 5 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर एक क्लिक होना चाहिए, एस होना चाहिए, 80s होना चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पर दिया गया 805, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है ए नंबर, 12 नंबर का सही आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित चलायमान इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले हैं, यानी कि व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमोसोम सी। क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, साइटोसोम सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन का सी जिन्होंने टिक किया है वही करेक्ट आंसर रहेगा। ओके 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ, केंद्रक झिल्ली किसके साथ सुचारू जुड़ी होती है, न्यूक्लियोस के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या लाइसोसोम के साथ। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ केंद्रक झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सुचारू रूप से जुड़ी रहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, पूछा गया था फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कार्य क्या है, न्यूक्लियस का कार्य पूछा गया है। तो न्यूक्लियस का जो कार्य होता है वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ओके चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन डीएनए द एंटी पैरेलल चेन्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड आर हेल्ड टुगेदर बाय। डीएनए में विपरीत परवर्ती चेन में न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो परस्पर जुड़े होते हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि विच डीएनए हैज़ द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, कौन से डीएनए बाएं हाथ की तरफ मुड़ा हेलिक्स रखता है। क्या ए डीएनए रखता है, बी डीएनए रखता है, या फिर सी डीएनए, या फिर जेड डीएनए। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी था, जेड डीएनए। ठीक है, इनमें से जेड डीएनए जो है
वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रखता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोसोमिक कंडीशन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोसोमिक कंडीशन प्रदर्शित करता है। तो न्यूक्लियोसोमिक कंडीशन जो प्रदर्शित करता है दोस्तों वो है 2n-2, 2n-2। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है उनका करेक्ट आंसर रहेगा। 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, पूछा गया था द क्लोवर लेफ्ट मॉडल रेफर टू, क्लोवर पत्ती मॉडल निम्न में से क्या है। तो इसमें से निम्न में से जो क्लोवर पत्ती मॉडल है दोस्तों वो क्या है, tRNA है। ओके, यहाँ पर tRNA करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आर, जीनोम प्रतिछाप का सामान्य विधि है। तो जीनोम प्रतिछाप का जो सामान्य विधि है वो है डीएनए मिथाइलेशन। क्या है, डीएनए मिथाइलेशन, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था 20 नंबर प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था कि यदि जीन पूर्णतया अथवा संपूर्ण संलग्न है तो पुनर्युग्मन में होने की संभावना कितनी होगी। इफ द जीन आर कंप्लीटली और फुली लिंक्ड, व्हाट आर द चांस ऑफ द रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो चांस होते हैं वो 0% चांस होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 0% चांस होते हैं। यानी आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने टिक किया है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यानी डी नंबर प्रश्न यहाँ पर सही होगा। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, केमिस्ट्री की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी, यानी कि आज नहीं हो पाएगी, कल से आपकी एमसीक्यू इसी टाइम पर, सेम टाइम पर आपकी एमसीक्यू की क्लास चलाई जाएगी, जो आप सबके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ओके, और दोस्तों डीडीयू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो उस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था यदि एक नर एक्स क्रोमोसोम तथा 2 वाई क्रोमोसोम रखता है तो वो क्या प्रदर्शित करेगा। कोई एक नर है यानी मेल है जिसके पास एक एक्स है और 2 वाई क्रोमोसोम है, यानी कि एक्स वाई वाई। अब ये कौन सा क्रोमोसोम है तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो पटकाउ सिंड्रोम प्रदर्शित करेगा या क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या फिर इवाइड सिंड्रोम। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम को ये शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 22 नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम से युक्त व्यक्तियों में कौन सा गुणसूत्र वंशानुगत होता है। तो दोस्तों आपको बता दें टर्नर सिंड्रोम खासकर महिलाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 23 के जोड़े में होते हैं। किसके, 23 पेयर के जोड़े में ये होते हैं, जिनमें से 22 जो होते हैं दोस्तों वो ऑटोसोमल के होते हैं और 23 होते हैं लिंग निर्धारण के। ठीक है, और अगर सामान्य महिला की बात किया जाए, इसकी सामान्य महिला में टर्नर सिंड्रोम से युक्त व्यक्तियों में कौन सा गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो वो हो जाएगा XO। ओके, X0 भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो सॉल्व कराया है क्वेश्चन, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर डाउट करते हैं तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप कमेंट सेशन में कमेंट लिख के बता सकते हैं या कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, द सिंबल ऑफ एम्पटी सर्किल यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस रिप्रेजेंट, खाली गोले के निशान जो वंश वृक्ष निर्धारण करने के लिए किए जाते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो समानता जो प्रदर्शित करते हैं दोस्तों वो प्रदर्शित करते हैं नॉर्मल फीमेल, यानी सामान्य मादा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि यदि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल, एबीओ रक्त समूह का उदाहरण है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स या बोथ बी एंड सी।
तो दोस्तों आपको बता दें 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, यानी कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिस आर द करेक्ट आंसर। इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उपप्राविकता और बहुल कारक ये ए बी ओ रक्त समूह का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल इज, पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्या है, ये क्या है सेक्स लिंक्ड है या फिर सेक्स इन्फ्लुएंटेड है या फिर सेक्स लिमिटेड है या बोथ ए एंड बी। तो आपको बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन में 26 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्स लिमिटेड, लिंग सीमित हो जाएगा। पशु में जो दुग्ध उत्पादन है वो लिंग सीमित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट क्वेश्चन यानी आंसर रहेगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक संक्रमण के प्राथमिक प्रत्युत्तर में निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी बनती है। तो इनमें से जो एंटीबॉडी बनती है दोस्तों वो बनती है आईजीएम बॉडी बनती है। ठीक है, एक संक्रमण के प्राथमिक प्रत्युत्तर में जो निम्न में से एंटीबॉडी बनती है वो क्या बनती है, आईजीएम बॉडी। ओके, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 27 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 28वां प्रश्न ये कहता है कि एमंग द फॉलोइंग एंटीबॉडीज विच क्रॉस द प्लेसेंटा इज, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करती है। तो जो प्लेसेंटा को पार करती है दोस्तों वो कौन सी एंटीबॉडी है, वो है IG। ओके, यानी इस प्रकार से आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने टिक किया है उनका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू मोस्ट विडली एक्सेप्टेड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित है एंटीबॉडी उत्पादन के संबंध में। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों वो क्या है, वो है क्लोन सिलेक्शन थ्योरी। क्या है, क्लोन चयन सिद्धांत, जिसे क्लोन सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेल सिंथेसिस एंटीबॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो कौन सी कोशिका करती है दोस्तों, तो इसमें जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा कोशिका जो है, प्लाज्मा कोशिका क्या करती है दोस्तों, एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 30 नंबर प्रश्न का। 31 नंबर प्रश्न था, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम को। किसका कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कि इन विच स्टेज ऑफ द मिटोसिस सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर द लोकेटेड एंड इक्वेटर ऑफ द सेल, यानी कि सूत्री विभाजन की किस अवस्था में विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। पहला है एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेटाफेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेटाफेज आपका करेक्ट आंसर। 32 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया है कि लिंकेज शब्द पहली बार उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन आपका दिया गया है मैकक्विंटिकल बारबारा या जेम्स वाटसन या जेम्स थॉमस हंट या जेम्स मोसेपर मुल्लर ने। तो दोस्तों आपको बता दें लिंकेज शब्द की पहली बार उपयोग जो किए थे वो किस वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक ने इनका उपयोग किया था, वो थॉमस हंट मॉर्गन थे। यानी आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं। सडन चेंज इन द जीन विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूटेशन, यानी इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन में अचानक परिवर्तन
होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट था 34 नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न है आपका कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाइड व्हेन, लॉ ऑफ प्रवृत्ता का नियम किस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 35, इसको आप लोग को नोट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने का प्रयास करिएगा, मैं कमेंट सेशन में इसका आंसर आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रवृत्ता जो प्रावृत्ता का नियम है वो क्या होता है, वो किस पर लागू होता है, ये आपको बताना है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम्स, यानी कि मानव वाई क्रोमोसोम्स पर नर विशेष संभाग होता है। आपका ऑप्शन दिया गया प्रोटीन कोडिंग जीन या सीडो जीन या फिर जीन ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए या ऑल ऑफ एबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का मुझे करेक्टली आंसर नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग प्रयास करिएगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट सेशन में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए 37 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है न्यूक्लियोसोम होल्ड टू फ्रॉम ए थिक फाइबर ऑफ, न्यूक्लियोसोम मुड़कर एक मोटा तन बनाता है, एक मोटा तन बनाता है, तो 30 nm का, 200 nm या 350 nm या फिर 700 nm। तो बता दें दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोसोम मुड़ करके जो बनाता है एक मोटा तन वो 30 nm का तन बनाता है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि जब एक बीमारी का संचरण केवल पिता से पुत्र में होता है तो क्या कहलाता है। व्हेन द डिसीज ट्रांसमिटेड ओनली अकर्स फ्रॉम फादर टू सन इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका वाई संलग्न अप्रभावी ब्रिज, वाई लिंकेड रिसीवर पेडिग्री। ओके, यानी 38 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था 39 नंबर की एक कैरियोटाइप क्या प्रदर्शित करता है, एक कैरियोटाइप क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें एक कैरियोटाइप जो प्रदर्शित करता है दोस्तों वो प्रदर्शित करता है कंप्लीट सेट्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ स्पेसीज। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही था। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ स्पीसीज। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 आपका ए फुल अकाउंट ऑफ कैरियोटाइप इंक्लूड द, कैरियोटाइप का एक पूर्ण अभिदर्श संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है दोस्तों नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप ऑफ क्रोमोसोम, बाइंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसीलिए आपका जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रश्न पत्र में दोस्तों कुल मिलाकर के 40 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल आपका पूर्णांक था 60, ठीक है, जिनमें से आपको 40 प्रश्न हल करने थे। 2 प्रश्न का आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जो मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर किसी को भी पता रहेगा तो कमेंट सेशन में कमेंट करके प्रयास करिएगा, हालांकि मैं जल्द ही आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 का। ओके दोस्तों, ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डीडीयू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर इसी टाइप के पेपर होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी जल्द ही आपको शुरू कराई जाएगी। हालांकि आपका पहला एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है अभी केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के लिए आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, जो डीडीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2021 और 22 के सत्र के फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, वहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।